मैं आपको केपी और केसी के बारे में बता चुका था। केपी और केसी के बीच में जो संबंध है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और हमने आपको केपी और केसी में से कौन बड़ा है, कब बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली है। इसमें एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसके सवाल बनाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो केपी केसी है ना, इसकी यूनिट्स वगैरह कैसे निकालोगे। सबसे पहले लिखा हमने यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। फर्स्ट ले रहे हैं यूनिट ऑफ केसी। केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं, तो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, हेबर प्रोसेस, अमोनिया का निर्माण, अभिक्रिया ली हमने। एग्जांपल लिया N2 + 3s2 से 2NH3 बना दिया, ये सब गैस है। अगर हम इसका केसी लिखें तो केसी क्या लिखा जाएगा, अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान या अमोनिया की सांद्रता की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान और हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3, ये हमने लिख दिया। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोलर सांद्रता, और मोलर सांद्रता की इकाई तो मोल प्रति लीटर होती है। तो अमोनिया की पावर 2, इसकी इकाई लिखी हमने मोल पर लीटर की पावर 2। नाइट्रोजन की पावर 1 है तो ये लिखा मोल पर लीटर की पावर 1, हाइड्रोजन की पावर 3, इसको लिखा मैंने मोल पर लीटर की पावर 3। देखो यहाँ लिखा हुआ है मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 3, तो पावर 1 और पावर 3 कितना होगा, पावर 4 होगा। ऊपर पावर 2, ऊपर पावर 2, नीचे पावर 4, तो नीचे से 4 ऊपर जाएगा तो पावर बचेगी -k, तो आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर -2, या इसको लिख सकते हैं मोल -2 और लीटर +2, ये हमारे पास में इसकी केसी की इकाई आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ट्रिक लगा के आप केसी की इकाई निकाल सकते हो। इसकी जो ट्रिक है, केसी की इकाई निकालने की ट्रिक हमने वो ये बता दी, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन जी। देखो मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन जी, आप इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी निकाल के देखो। अगर हम इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी निकाल दें, देख लो ना, अगर हम इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी निकालें, डेल्टा एन जी आता है 2 - 4 = -2, इसका डेल्टा एन जी कितना आ गया -2, तो इसकी इकाई क्या बनेगी, मोल प्रति लीटर की पावर -2, ये लिख सकते हैं मोल -2 और लीटर +2, ये लीजिए इनडायरेक्ट इकाई बता दी मैंने आपको इसकी। ठीक है, ये तुमने लिखा यूनिट ऑफ केसी। अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिट ऑफ केपी। केपी की इकाई कैसे निकालते हैं। यूनिट ऑफ केपी, केपी की इकाई निकाले, वही एग्जांपल ले लिया मैंने, N2 + 3s2 से मैंने 2NH3 बना दिया है। केपी लिखा जाएगा अमोनिया का आंशिक दाब की पावर 2, नाइट्रोजन का आंशिक दाब और हाइड्रोजन का आंशिक दाब की पावर 3। आंशिक दाब मतलब दाब की इकाई एटीएम होती है ना, तो ऊपर की इकाई क्या बनेगी, एटीएम की पावर 2, इसकी इकाई होगी एटीएम, ये बनेगा एटीएम की पावर 3। ये लीजिए एटीएम की पावर 1, एटीएम की पावर 3, तो नीचे बनेगा एटीएम की पावर 4, ऊपर एटीएम की पावर 2, यानी ये बन जाएगा एटीएम की पावर -2। ये लीजिए इसकी इकाई जाएगी। इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट देखने का तरीका, केपी की इकाई निकालने का तरीका है एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये लीजिए एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी कितना है -2, तो इसकी इकाई जाएगी एटीएम की पावर -2। तो ट्रिक ये है, केसी की इकाई होती है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, और केपी की इकाई होती है एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये हमने आपको केपी और केसी की इकाई देखना सिखा दिया डायरेक्ट। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम आपको सवाल बताते हैं। इसके ऊपर कुछ सवाल ले रहे हैं। पहला जो सवाल है, देखिए पहला सवाल हमने ले लिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी हमको A + 2B, हमने 3C + D बना दिया है। साम्य पर A, B, C तथा D की सांद्रताएं क्रमशः 0.5, 1.5, 0.25 तथा 2 मोल पर लीटर है। केसी का मान ज्ञात करो। इसने क्या किया, हमको ABCD की साम्य पर सांद्रताएं दे रखी है, मतलब साम्य पर सांद्रताएं दे रखी है, और आपसे केसी पूछा जा रहा है, तो इसका केसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। देखो केसी क्या होता है, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, तो पहले इसको मैं केसी लिख देता हूँ। तो केसी आ जाएगा C की पावर आ जाएगा 3, D का पावर 1 अपॉन A का पावर 1 आ गया, और जो B है B का पावर ये 2 आ जाएगा। ये लीजिए, अब सबके मान रख देते हैं। ये लिखा हुआ है C की सांद्रता, ये सब साम्य पर सांद्रता होती है, साम्य स्थिरांक लिखा ना, तो ये जो सांद्रता है ये भी सब साम्य पर लिखनी है। तो C की सांद्रता लिखनी है, और कौन सी साम्य की है, और इसने देवी साम्य की सांद्रता रखी है। तो आप देख सकते हैं साम्य पर A की सांद्रता 0.5 है, B की 1.5 है, C की 0.25 है, और D का 2 है। तो वैल्यू पुट करें, C की सांद्रता है 0.25, ये 0.25 आ गया, तो 0.25 का तुमको क्यूब करना पड़ेगा इंटू क्यूब। ये लीजिए क्यूब है ना, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं क्यूब। ये लिखा हमने 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ये लीजिए। ठीक है, इंटू डी की सांद्रता वो हमको दे रखी है 2 अपॉन एक की सांद्रता। एक की सांद्रता हमारे पास है 0.5 यानी 0.50,
इंटू बी की सांद्रता का स्क्वायर, और बी की सांद्रता हमारे पास है 1.5, इसको लिखा हमने 1.5 इंटू 1.5, ये लीजिए। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या, इसका आंसर देखा जा सकता है, चलो जी इसको देख लेते हैं। ये 0.25 है, ये 0.25, या ऐसे देखें, ये 2 से 0.25 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 0.5, और इस 0.5 से ये 0.5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखें ये 0.25 पे, देखना ये 0.25 पे, इस 0.25 से अगर 1.5 को देखा जाए तो 0.25 से 1.5 जो होगा वो होगा हमारा 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये से हो जाएगा 6 टाइम, इस 0.25 से ये भी 6 टाइम कैंसिल होगा। इसको सोल्व करने से ये आ जाता है 1/36, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। अभी और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगला सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमारे पास है 2A गैस प्लस 3B गैस से हमने C गैस प्लस 2D गैस बना दिया है। सामने पर ABCD के आंशिक दाब क्रमशः ये दे रखे हैं। ABCD का आंशिक दाब दे रखा है 2, 1, 3 और 4 ATM है। KP का मान ज्ञात करो। अब देखो इस सवाल के अंदर KP पूछ रहा है और हमको सबके क्या दे दिया है, सामने पर सबके आंशिक दाब दे रखे हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें, आप सबसे पहले KP का फॉर्मूला लिखो, ले लीजिए। इसके लिए KP क्या लिखा जाता है, KP बराबर लिखेंगे C का आंशिक दाब इंटू D का आंशिक दाब, और इसका गुणांक 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन A का आंशिक दाब, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू B का आंशिक दाब, इसका हमको क्यूब करना पड़ेगा। ये लीजिए तो फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या है, इस PC का मतलब C का आंशिक दाब है, और ये जो है ना, जब भी आप KP KC के फॉर्मूला लिखते हैं इनके अंदर जो मान रखे जाते हैं वो सामने के रखे जाते हैं, क्योंकि हम साम्यावस्था स्थिरांक निकाल रहे हैं। तो जिसने सवाल में दे रखा है ना ABCD के सामने पर ये सारे मान कब के दे रखे हैं, हमें सामने पर दे रखे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। चलिए जी C का आंशिक दाब देखिए इधर 2, 1, 3, 4, तो C का आंशिक दाब कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, इंटू D का आंशिक दाब कितना 4, और इसका भी स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 हो गया, अपॉन A का आंशिक दाब का स्क्वायर करना, A का आंशिक दाब दे रखा 2, स्क्वायर का मतलब 2 इंटू हमने 2 कर दिया। B का आंशिक दाब का हमको क्यूब करना है, और B का आंशिक दाब कितना 1 का क्यूब, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाता है 12। तो आंसर देंगे, इस सवाल का आंसर आ जाता है KP का मान आ जाएगा 12। KP का मान हमारे पास में 12 आ जाता है, KP का मान आ गया 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल से सवाल ले रहे हैं, पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिया मैंने, ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। अगला सवाल लिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक का मान 50 दे रखा है। यदि अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान 1.2 इंटू 10⁻³ हो तो पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक ज्ञात करो। इसका मतलब आपको KF का मान दे रखा है और KB का मान पूछा जा रहा है, और साम्यावस्था स्थिरांक का मतलब KC दे रखा है। तो सवाल समझना, आपको किस किस का मान दे रखा है, एक तो आपको KC का मान दे रखा है, एक आपको KF का मान दे रखा है, आपसे KB का मान पूछा जा रहा है। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, KC बराबर होता है KF अपॉन KB, ये फॉर्मूला होता है। इस सवाल के अंदर आपको KB ज्ञात करना है, तो KB बराबर क्या लिखोगे, KB बराबर आता है KF अपॉन KC, ये लिखा जाएगा। KF अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक, ये हमको दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻³ ये तो KF हो गया। KC की बात करें तो KC ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करें, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा दिया तो ये हमने लिख दिया 10। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, और ये 100, इसको लिख दिया हमने 10⁻⁻5 की 10⁻⁻5 आ गया। ठीक है, 12 में 5 का भाग लगाना है हमको, तो ये लिखा जा सकता है 2.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 2.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए KP ग्रेटर देन KC होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2SO2 प्लस O2 से हमने 2SO3 बना दिया। दूसरा ऑप्शन है
H2 गैस प्लस I2 गैस से हमने 2HI गैस बना दिया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है PCl5 गैस से हमने PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बना दिया। फोर्थ ऑप्शन है CO गैस प्लस Cl2 गैस से हमने COCl2 गैस बना दिया। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है इन चारों में से Kp ग्रेटर देन Kc किसके लिए होगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल Kp ग्रेटर देन Kc किसके लिए होगा। मैंने आपको बताया था Kp और Kc का संबंध होता है। Kp और Kc का जो संबंध है, संबंध याद करें। Kp बराबर क्या लिखा था हमने, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng ये लिखा था हमने। ये लिख के फिर इसके रिजल्ट बनाया था। आपसे बोला था अगर डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा होगा, सुनो, अगर डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा है तो Kp Kc से बड़ा होगा। डेल्टा Ng का मान अगर 0 से छोटा है तो Kp Kc से छोटा होगा, और डेल्टा Ng का मान 0 है तो Kp और Kc बराबर होंगे। इस सर ने सवाल में क्या पूछा, Kp ग्रेटर देन Kc किस में होगा, तो Kp ग्रेटर देन Kc होने के लिए Kp ग्रेटर देन Kc होने के लिए जरूरी है कि डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जिस इन चारों में से जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा होगा, यह सब होता है। जिसके डेल्टा Ng का मान धनात्मक होगा उसके लिए Kp का मान Kc से बड़ा होगा। चलो इसका डेल्टा Ng निकालें। पहली अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया का डेल्टा Ng निकालें। इसका डेल्टा Ng कितना आएगा, उत्पाद के गैस से मोल 2, क्रिया कारक के है 3, तो यह आ जाएगा -1। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है ना, इसके लिए तो क्या लिखेंगे, इसके लिए तो Kp का मान Kc से छोटा होगा। ये लीजिए, ये तो पहले के लिए आ जाएगा। सेकंड का डेल्टा Ng निकाले, सेकंड का अगर डेल्टा Ng निकाले 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। यानी जो सेकंड वाला सेकंड जो दे रखा है उसके लिए तो Kp और Kc का मान बराबर होगा। ये लीजिए। तीसरा देखें, तीसरे के लिए डेल्टा Ng का मान कितना आ रहा है, डेल्टा Ng का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब इस तीसरे के लिए Kp का मान Kc से बड़ा होगा। और फोर्थ में चले तो फोर्थ के लिए डेल्टा Ng का मान आ रहा है -1 का मतलब Kp लेस देन Kc होगा। तो ये तो मैंने एक सवाल प्रॉपर सोल्व करके बता दिया। ऐसे कई सारे सवाल बन जाते हैं। Kp किसके लिए Kp का मान Kc से बड़ा होगा, किसके लिए Kp का मान Kc से कम होगा, किस में बराबर होगा, इन सबको देखने का तरीका डेल्टा Ng आप तो सीधा सीधे याद रख लें। अगर डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा है तो Kp बड़ा होगा, डेल्टा Ng का मान 0 से छोटा तो Kp छोटा होगा, और डेल्टा Ng का मान 0 तो Kp और Kc बराबर होंगे। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे थर्ड। इसका आंसर थर्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल आ गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है log Kp अपॉन Kc प्लस 2 log RT इक्वल टू 0 निम्न में से किसके लिए सत्य है। ये बता रहे हैं कि ये जो संबंध है ये किसके लिए सत्य होगा। पहले तो अपने संबंध के बारे में विचार करते हैं। देखो उधर समझना, ये फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया। Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये तो रिलेशन जानते ही हैं। ठीक है जी, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को अपन ऐसे लिखें Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng। ये लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखते चले, Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng है ना, इसको मैंने क्या लिखा, Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT के पावर डेल्टा Ng। इसका लॉग ले लेते हैं। अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं log Kp अपॉन Kc इक्वल टू डेल्टा Ng log RT, ऐसे लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log Kp अपॉन Kc माइनस डेल Ng log RT इक्वल टू 0। देखो कैसे लिखा मैंने, Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng होता है ना, इस Kc को उधर लाए तो Kp अपॉन Kc बराबर RT के पावर डेल Ng हो गया। इसका log लिया तो log Kp अपॉन Kc बराबर डेल Ng log RT हो जाएगा, और इसको उधर ले आए तो ये बनेगा log Kp अपॉन Kc माइनस डेल Ng log RT इक्वल टू 0। ये लीजिए, हमारे पास ये संबंध आ गया। ये तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। अब हमसे बोला जा रहा है log Kp अपॉन Kc प्लस 2 log RT इक्वल टू 0 किसके लिए सत्य होगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, इससे वो अभिक्रिया लाए। ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस अभिक्रिया के हम इस संबंध के अंदर डेल्टा Ng का मान -2 रख दें। देखो उधर, अगर मैं इसके डेल्टा Ng की जगह क्या, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया log Kp अपॉन Kc माइनस डेल Ng log RT इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें डेल्टा Ng की जगह -2 रख दूं तो -2 रखते हैं माइनस प्लस 2 log RT, ये फॉर्मूला वरना नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, ये उसी के लिए वैलिड होगा ना यार, जिसका डेल्टा Ng -2 होगा। तो आप चारों अभिक्रिया में देख लो डेल्टा Ng -2 किसके लिए आ रहा है, जिसका डेल्टा Ng -2 इसके लिए ये सत्य होगा। पहले अभिक्रिया का डेल्टा Ng -2 होता है, इसका मतलब देखो लिख सकते ना, नहीं, पहले अभिक्रिया का डेल्टा Ng कितना आ गया
2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2, इसका मतलब फर्स्ट के लिए सही है। सेकंड के लिए डेल्टा एन जी का मान 1 आता है, थर्ड के लिए डेल्टा एन जी का मान 2 आएगा और इसके लिए डेल्टा एन जी का मान 1 आएगा। इसका मतलब ये जो संबंध है ये अभिक्रिया नंबर 1 के लिए सत्य है। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक है, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और लिया, log kc माइनस log kp माइनस log rt इक्वल टू 0 किसके लिए सत्य होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अभी जो रिलेशन बना है ना अपन इसी को देख लेते हैं। ये रिलेशन हमने बनाया ना log kp अपॉन kc, ये लीजिए इसी से शुरुआत करते हैं। ये लिखा मैंने log kp अपॉन kc माइनस डेल्टा ng log rt इक्वल टू 0, ये है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log kp माइनस log kc माइनस डेल ng log rt इक्वल टू 0, हम ऐसे लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है log kc माइनस log kp प्लस डेल्टा ng log rt इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले को हमने इस फॉर्मेट में बदल दिया, ये लीजिए। कुछ नहीं भाई, वही फॉर्मूला है, उसी की बात कर रहे थे भाई। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया ना अभी, log kp अपॉन kc माइनस डेल ng log rt इक्वल टू 0 होता है। इसको मैंने ऐसे लिखा log kp माइनस log kc माइनस डेल ng log rt इक्वल टू 0 हो गया। इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है log kc माइनस log kp प्लस डेल ng log rt इक्वल टू 0 हो गया। अब इसकी तुलना इससे करनी है, तो इसकी तुलना जब इससे करी तो पता लगा आप डेल्टा एन जी की जगह इस अभिक्रिया में ये जो संबंध है इसमें डेल्टा एन जी की जगह -1 रख दो। -1 रखते वो रिलेशन आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो किसके लिए सत्य होगा, जिसका डेल्टा एन जी -1 होगा। इन चारों में से देखा जाए डेल्टा एन जी -1 किसके लिए होगा। देखो पहले की बात करें, डेल्टा एन जी यानी गैसेस मोल लेते सॉलिड नहीं लेते, तो पहले का डेल्टा एन जी 1 आता है, दूसरे का डेल्टा एन जी 1 आएगा, तीसरे का डेल्टा एन जी 2 और 1 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा और इसका डेल्टा एन जी 2 प्लस 3। अच्छा अब वापस चेक कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था अपना log kp, देखो मतलब ये रिलेशन किसके लिए सही होगा, जिसके लिए इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा अपने को। ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये प्लस कर देता हूँ, अब ठीक हो गया। देखो log kc माइनस ये किसके लिए सत्य होगा, तो आप देख सकते हैं अब ये किसके लिए सत्य होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको कंपेयर करना है, अब ये किसके लिए सत्य होगा, जिसका डेल्टा एन जी 1 होगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर -1 था ना, तो हमारे पास चारों अभिक्रिया में से एक का भी -1 नहीं, तो हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिसका डेल्टा एन जी कितना होगा, कंपेयर कर लो ना इसे, जिसका डेल्टा एन जी कितना होगा 1 होगा, तो इसका डेल्टा एन जी 1। अब डेल्टा एन जी 1 किसके लिए हो रहा है, तो डेल्टा एन जी 1 फर्स्ट के लिए हो रहा है, देख सकते हैं आप, इसका डेल्टा एन जी 1 आ गया। सेकंड का भी डेल्टा एन जी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चले, फर्स्ट वाले का डेल्टा एन जी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही हो गया इसके लिए। सेकंड का डेल्टा एन जी कितना आ गया 1 आया, ये भी इसके लिए सही हो गया। इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या आ रहा है 2 - 1 कितना हो 3 3 - 2 किया तो ये लीजिए ये भी आ जाएगा। ठीक है, n2 + 3 हमने बना दिया 2 - 3, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। या ऐसे बोल सकते थे log kc माइनस log kp प्लस log rt इक्वल टू 0 किसके लिए सत्य नहीं है। अगर ऐसे पूछता ना तो आंसर क्या दे देते, 4 दे देते, क्योंकि इसके अलावा बाकी तीनों के लिए सत्य है। अरे किसके लिए सत्य, जिसका डेल्टा जी 1 है ना, इसका भी डेल्टा जी 1 आ गया क्योंकि सॉलिड तो लेते ही नहीं है, इसका भी डेल्टा जी 1 आ गया, इसका भी डेल्टा जी 1 आ गया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए सत्य है। तो आपसे पूछा ना, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही चले जाएंगे। ठीक है, हाँ अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा किसके लिए सत्य नहीं है तो फिर आंसर क्या देते, हम आंसर इसका फोर्थ टिक कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सवाल समझिए, 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया N2 + 3s2 से 2ns के लिए Kc का मान दे रखा है 0.50। 400 डिग्री पर Kp का मान ज्ञात करना आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। इसके लिए Kp का मान कितना होगा। ठीक है, अब हमको इसके लिए Kp का मान ज्ञात करना है,
तो आप याद करिए, एक रिलेशन होता है, रिलेशन हमने आपको बता रखा है, रिलेशन होता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, Kc का मान हमारे पास हमको दे दिया 0.50, ये Kc का मान दे दिया 0.50, R इंटू टी, R की वैल्यू बता रखी है, R होता है 0.0821, ये तो R का मान आ गया, R इक्वल टू 0.082 लीटर एटीएम, ये तो R हो गया। टी ताप का मान, ताप कितना दे रखा, 400 डिग्री, ताप हमेशा किस में ले तो केल्विन में, 400 प्लस 273, ये लीजिए 400 है ना, प्लस इसमें हमने 273 ऐड कर इसको केल्विन में बदल दिया, तो ये बन जाता है 673। ठीक है, इसका पावर डेल्टा Ng। अब इसका डेल्टा Ng कितना रहा, उत्पाद के गैसीय मोल 2, क्रियाकारक के गैसीय मोल कितने हैं, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 2 में से 4 माइनस किया तो -2, ये -2 आ जाता है। ठीक है, इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.50 अपॉन, इसको स्क्वायर करके नीचे लिख देते हैं ना, इसको समझते हैं 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 673, और इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.50 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 673 डिवाइडेड बाय 673। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0.00016, 0.00016, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया N2+3s2 से 2NH3 के लिए Kp, Kc, Kf तथा Kb की इकाई ज्ञात करो। सबकी इकाइयां पूछ रहा है। ठीक है, देखो सबकी इकाई पूछी जा रही है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ Kc की इकाई, Kc की यूनिट। ठीक है, आप ये देखो इस अभिक्रिया का डेल्टा Ng कितना -2 है, आपको शायद याद होगा। Kc की जो यूनिट है वो हमने क्या बताई थी, Kc की यूनिट हमने आपको बताई थी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, इसका डेल्टा Ng कितना है, इसका डेल्टा Ng है -2, इसका मतलब Kc की जो इकाई है ये बन जाती है, -2 रखेंगे तो मोल -2 और लीटर +2, ये तो Kc की इकाई आ जाएगी। Kp की इकाई की बात कर लेते हैं। Kp की यूनिट क्या बताया मैंने आपको, Kp की जो यूनिट है वो आपको बता रखिए, एटीएम की पावर डेल्टा Ng के लीजिए एटीएम, और इसकी पावर हमने ये डेल्टा Ng लिख दिया, एटीएम की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का मान -2, तो हम ऐसा हो सकते हैं इसकी जो इकाई बनेगी वो बन जाएगी एटीएम की पावर -2, ये एटीएम की पावर -2 Kp की इकाई आएगी। अब हमसे ये पूछ रहा है Kf और Kb की इकाई क्या होगी। अब देखो Kf और Kb की इकाई निकालने के लिए डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताई है। अब Kf की इकाई कैसे निकाल लेंगे, तो Kf कब आएगा, जब हम Rf लिखेंगे। तो थर्ड बताता हूं मैं Kf की इकाई। Kf की यूनिट, तो इसके लिए Rf लिखे, Rf का मतलब फॉरवर्ड का रेट, तो Rf इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इसका Kf N2 की पावर 1 इंटू H2 का पावर ये 3, ये ली दिया जाएगा, ये तो आ जाएगा। ठीक है, Rf का मतलब रेट हो गया। रेट, वेग जो है, वेग की इकाई तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है, तो ये जो वेग है इसकी जगह तो लिखा मैंने मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। Kf की इकाई मेरे को लेके आनी है। नाइट्रोजन की सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर की पावर 1 और 3 करा तो कितना आ गया, मोल प्रति लीटर की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, हमको Kf की इकाई चाहिए, तो Kf की इकाई क्या बन जाएगी, यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 है, यहाँ मोल पर लीटर की पावर 4 है, तो कितना बचेगा 3, तो ये बनेगा मोल की पावर -3, मोल की पावर -3, लीटर की पावर +3 इंटू सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास में Kf की इकाई जाती है, ये जाएगा यूनिट ऑफ Kf। जैसे हमने Kf की इकाई निकाली, इसी प्रकार से हम Kb की भी इकाई निकाल सकते हैं। Kb की इकाई की बात कर लेते हैं। Kb की यूनिट निकालने के लिए हमने Rb लिखा, तो Rb इक्वल टू क्या आ जाता है, Rb इक्वल टू आता है Kb इंटू NH3, इसका हमने e स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, Rb रेट है, तो रेट तो कोई किसी का भी लिखो, फॉरवर्ड का लिखो या बैकवर्ड का लिखो, रेट की इकाई हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड हमको इकाई लानी है Kb के लिए, और अमोनिया ये बन जाता है मोल पर लीटर का e स्क्वायर बन जाएगा, ये लीजिए। तो क्या होगा, इसकी पावर 1 से इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो Kb है, Kb की यूनिट हमारे पास आती है, ये आ जाएगा मोल -1
लीटर प्लस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास में केबी की इकाई आ जाती है। ठीक है, ये हमने केबी की इकाई बना दी है, राइट। इस प्रकार से हम केएफ और केबी की इकाई भी बता सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल लिया हमने। अभिक्रिया हमको दे रखी है N2 प्लस 3S2 से हमने 2NH3 बना दिया के लिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर केपी का मान दे रखा, 2 एटीएम दाब पर केएक्स का मान ज्ञात करो। इसका इस सवाल के अंदर हमको केपी दे रखा और केसी पूछा जा रहा। आपको पता केपी और केएक्स के बीच में रिलेशन बताया था, रिलेशन ये था केपी इक्वल टू केएक्स और प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी, ये रिलेशन था। ठीक है, सवाल में केपी का मान दे रखा हमको 4, तो केपी की जगह तो मैंने 4 रख दिया। हमको लाना क्या है, केएक्स, ये मैंने केएक्स लिखा। पी प्रेशर दे रखा मेरे को 2 एटीएम, इसकी पावर डेल्टा एनजी, इस अभिक्रिया का डेल्टा एनजी, इस अभिक्रिया का डेल्टा एनजी आता है -2। इसको सोल्व करें तो जो केएक्स है ना, केएक्स इसका माना जाता है 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16, केएक्स का माना जाता है 16। ये लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अगला सवाल लिया हमने, एक अभिक्रिया दे रखी हमको A+2B से हमने C+D गैस बना दिया है। प्रारंभ में A तथा B प्रत्येक के 2 मोल 2 लीटर के बंद पात्र में लिए जाते हैं। साम्य पर C के 0.5 मोल प्राप्त होते हैं। Kc का मान ज्ञात करो। देखो, इस प्रकार का सवाल मैंने पहले भी किया था, पर पहले क्या था, अभिक्रिया दे रखी थी और आपसे मैंने क्या किया था, जो ABCD थे उनकी साम्य पर सांद्रताएं दे रखी थी, और तो आपने क्या किया, Kc का फॉर्मूला रख के सांद्रता का मान रखते डायरेक्ट आंसर आ गया था। पर यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूछ तो Kc रहा है पर सांद्रता साम्य की नहीं दे रखी है। देखो उसने क्या बोला, प्रारंभ में A और B की सांद्रता, इसका मतलब A और B की सांद्रता प्रारंभ की दे रखी है। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल को सोल्व कैसे करें, देखो इधर एक अभिक्रिया हमारे पास है, ये लीजिए मैंने अभिक्रिया ले ली। अभिक्रिया मेरे पास है A+2B गैस है, A+2B गैस, इससे हमने बना दिया C गैस प्लस D गैस बना दिया, समझ लेना। अब ये इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के मैं तरीके बता रहा हूँ। प्रारंभ का मतलब होता है T = 0, प्रारंभ में T = 0। इसलिए क्या बोला, प्रारंभ में A तथा B प्रत्येक के 2 मोल है, यानी प्रारंभ में A का भी 2 मोल है तो B का भी 2 मोल है। ये लीजिए, इसकी रसमीकरण मिति देखो, ये जो है ना अभिक्रिया, इसकी रसमीकरण मिति क्या है, इसकी रसमीकरण मिति है 1:2:1:1 की रसमीकरण मिति है। इसकी रसमीकरण मिति क्या है, 1:2:1:1। इसका मतलब ये होगा, अगर A का 1 मोल क्रिया करता है तो उतने ही समय में B के 2 मोल क्रिया करेंगे। अब 1 और 2 मोल क्रिया करेंगे, ये मतलब हुआ। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ये अभिक्रिया क्या है, आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पता है कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब जितना आपने क्रिया करक लिया पूरा का पूरा कभी भी खर्च नहीं होगा। तो अपने ऐसा मान लेते हैं, सपोज A का x मोल क्रिया करता है, 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब ये हुआ, आप पूरी क्रिया नहीं करा सकते क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब 1:2 का मतलब इसका 1 जाएगा तो इसका 2 जाएगा, इसका 2 जाएगा तो 4 जाएगा, इसका 4 गया इसका 8 जाएगा, अगर इसका x मोल जाएगा तो इसका जाएगा 2x मोल। तो अपने से बोल सकते हैं ना, साम्य पर क्या होगा, साम्य पर, समझना, असाम्य पर हमने क्या बोला, 1:2 है ना, तो आपने 2 मोल लिया तो साम्य पर मैंने मान लिया इसका x मोल वियोजित हो गया। अगर इसका x मोल वियोजित होगा तो इसका कितना होगा, 2x। तो साम्य पर हम A की सांद्रता क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे ना 2 - x, और B की सांद्रता क्या लिखेंगे 2 - 2x की पॉइंट समझ में आ गया। ये जो लिखना है ना आपको, x माइनस करना है या 2x करना है, ये इसकी रसमीकरण मिति के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इसकी रसमीकरण मिति 1:2:1:1। तो इसका मतलब अगर इसका x मोल वियोजित होगा तो इसका 2x वियोजित होगा, और इसका कितना बनेगा 1:1 का मतलब इसका x मोल बनेगा, उसका x मोल बनेगा। इसका मतलब साम्य पर C के मोल बनेंगे x और साम्य पर D के मोल बनेंगे x। ये समझ में आया पॉइंट आपको। तो ये हमने क्या लिखा, साम्य पर, तो अपने ऐसा बोल सकते हैं साम्य पर A के मोल कितने हैं तो 2 - x है, साम्य पर B के मोल तो 2 - 2x है, साम्य पर C के मोल तो x होगा और साम्य पर D के मोल तो वो होगा x। हाँ, अब मैं Kc में तो सांद्रता की जरूरत पड़ती है तो साम्य की सांद्रताएं लिखे, ये तो साम्य पर मोल है, हम सांद्रता लिखे साम्य पर सांद्रता। देखो सवाल में क्या बोला कि 2 लीटर के बंद पात्र में लिया, सांद्रता क्या होती है मोल अपॉन आयतन, साम्य के मोल को आयतन से डिवाइड कर दो तो साम्य पर सांद्रता एक ही साम्य की सांद्रता होगी 2 - x/2। साम्य पर B की सांद्रता होगी 2 - 2x/2। साम्य पर C की सांद्रता होगी
x अपॉन 2 और सामने पर d की सांद्रता होगी x अपॉन 2। यहाँ तक हमने निकाल दिया। चलिए जी, सवाल में क्या बोला, अब ये x अननोन है ना, तो सवाल में क्या होता है, ये जो x है ना, इस x का मान ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई हिंट दे रखा होता है। देखो इस सवाल के अंदर बोला साम्य पर C के 0.5 मोल का निर्माण होता है। साम्य पर C के कितने मोल बने, 0.5 मोल। आप देखो साम्य पर C के मोल कितने बने, तो साम्य पर C के मोल पूछ रहा है तो x बोलना है, सांद्रता बोलता है तो x/2 बोलते हैं। तो साम्य पर C के मोल कितने, देखो इधर साम्य पर C के मोल कितने हैं, x है। इसका मतलब एक तरह से इसने सवाल के अंदर हमको x का मान दे दिया। तो x का मान कितना दे रखा सवाल में, सवाल के अंदर x का मान हमको दे रखा है, x कितना, साम्य पर C के मोल कितने बने, ये लिख रहा है ना, साम्य पर C के 0.5 मोल बने, तो x का मान हमको 0.5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0.5 रखेंगे। देखो इधर, अब इसके लिए Kc का फॉर्मूला बना है, इसका Kc क्या होगा, देखो इधर इसका Kc क्या लिखा जाएगा, इसके लिए Kc ये आएगा ना, C की साम्य प्रसांद्रता इंटू D की साम्य प्रसांद्रता अपॉन A की साम्य प्रसांद्रता इंटू B की साम्य प्रसांद्रता, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि B का गुणांक 2 है। अब सबकी साम्य की सांद्रता लिखनी है। C की साम्य की सांद्रता देखो इधर, C की साम्य की सांद्रता कितनी है, x/2 है, ठीक है। तो C की साम्य की सांद्रता कितनी है, ये हमारे पास है x/2, और D की भी क्या है, ये भी x/2 है, अपॉन A की साम्य की सांद्रता देख लो, A की साम्य की सांद्रता है 2 - x/2, ये दे रखा है 2 - x/2, ये तो होगी, और B की साम्य की सांद्रता है 2 - 2x/2, हमको इसका ये स्क्वायर करना होगा, ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, हम इसमें x का मान रख दें, x का मान कितना है 0.5, x का मान 0.5 रखें, तो देखो x का मान 0.5 रखें तो ये क्या बनेगा, x का मान 0.5 रखा तो 0.5/2, इसका मतलब ये 0.25 बन जाएगा, 0.25 इंटू 0.25, ये लीजिए तक पहुंच गया। अपॉन x का मान क्या रखा हमने, x का मान 0.5 रखा, x की जगह 0.5 रखेंगे, 2 - 0.5, 2 - 0.5 कितना हुआ 1.5, 1.5 के अंदर 2 का भाग लगा तो ये आ जाता है 0.75, 0.75 आ जाता। नेक्स्ट x का मान क्या रखा हमने 0.5 रखा, x की जगह 0.5, 0.5 इंटू 2 क्या होगा 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1/2 को बोलते 0.5, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ये लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बना दी हमने, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें, अब 0.25 से ये हमारा 3 बार चला जाता है, ठीक है। अब 0.25 से ये कैंसिल होगा 2 बार, तो ये आ जाता है आपका 3 दूनी 6, और 6 को ये तो आ रहा है 1/6 इंटू 0.5, ठीक है। 6 का आंसर आ जाएगा इसका 1/3, तो Kc का मान आ जाता है 1/3 हमारा Kc आ जाता है। इसके लिए जो Kc है, इस Kc का मान आ जाता है 1/3, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।